स्वागत है सभी का एक बार फिर से मेरी क्लास में। इंग्लिश क्लासेस बाय एसबी सर। आज की क्लास जो है वो वर्ड पावर की है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर जो वो बच्चे इस पर ध्यान देंगे और अगर पढ़ने वाले हैं तो उनको इसमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और ख़ास बात यह है कि उनको इस क्लास में मज़ा ज़रूर आएगा। इंग्लिश क्लासेस भाई, तो देखो लाइक लिखा है, सब्सक्राइब लिखा और शेयर लिखा है ना। तो तीनों चीज़ें लिखी। इन चीज़ों को बेहद ध्यान रखना है। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें सभी बच्चों को। और लाइक तो मान लो करना करना। एक चीज़ आश्चर्य वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। मतलब कि जैसे मान लीजिए 40 व्यूज़ आए, ठीक, 40 व्यूज़ आए उसमें, लेकिन ये नहीं बात समझ में आती कि व्यूज़ तो 40 हैं पर लाइक 4 ही हैं। तो इसलिए ये बात नहीं समझ में आती है। खैर, ये ज़्यादा मैथ्स तो मुझको आती नहीं। अब ये गणित तुम लगाना कि आखिर चक्कर क्या है। तो मेरे हिसाब से अगर 40 व्यूज़ हैं तो 40 लाइक्स भी होनी चाहिए। तो कुछ बच्चे उसको अंगूठा टच करने में भी थोड़ा संकोच कर जाते हैं। तो सभी बच्चे इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो करना ही है और शेयर ज़रूर कर दें जिन बच्चों को क्लास नहीं पहुंच पाती। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। देखिए ये है, देखिए वर्ड पावर क्या है। जो एक शब्द की शक्ति है, अर्थात जब शब्दों में हमारे जान होती है और उनकी पहचान होती है तो तभी जा कर के वो बात होती है ज्ञान की। ठीक है, तो शब्दों में जान और शब्दों की पहचान तब आता है ज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिक्टेड और देखिए, एडिक्टेड और डिवोटेड में क्या डिफरेंस है। इनमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है और यूज करने में भी प्रॉब्लम रहती है। तो जो बुरे गुणों के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं तो एडिक्टेड होता है व्यसन, लत किसी चीज़ की लगती, ठीक है। डिवोट, ये आसक्ति दोनों है। बुरी चीज़ों में आसक्ति एडिक्टेड है, अच्छी चीज़ों में आसक्ति डिवोटेड है। तो ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। तो यहाँ ऐसे में ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है ना, किसी भी चीज़ का मतलब व्यसन हो उसमें एडिक्टेड का प्रयोग किया जाता है। और डिवोटेड का मतलब होता है कि हम समर्पण रखते हैं तो अच्छे काम में ना। बुरे कामों में कहते नहीं है कि वो, अगर हम कह दें कि वो नशे में समर्पण है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अपने कर्तव्य में समर्पण है या समर्पित है। तो आई एम डिवोटेड टू माई ड्यूटीज़ या डिवोटेड टू गॉड, मतलब किसी भी चीज़ के लिए, अच्छी चीज़ के लिए। अगर तो अच्छे गुणों के अर्थ में डिवोटेड और बुरे गुणों के अर्थ में एडिक्टेड। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर सेकंड नंबर है, देखिए बैटल, फाइट और वार। बहुत बच्चे इसमें से अंतर नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर आपको समझना है कि क्या डिफरेंस होता है। बैटल माने युद्ध, और फाइट माने फाइट, सॉरी फाइट, एक चूँकि लाइन खिंच गई ना तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। यस, तो बैटल का मतलब युद्ध, फाइट माने लड़ाई, वार माने भी युद्ध होता है। तो बिटवीन लार्ज ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज, बहुत बड़ी बड़ी संगठित सेनाओं के बीच में जो युद्ध होता है, जैसे पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, है ना, ऐसे युद्धों के लिए बैटल यूज़ किया जाता है। फाइट माने लड़ाई, बिटवीन पर्सन्स और पार्टीज बट विदाउट द एड ऑफ आर्मीज। मतलब कोई दल हो, राजनीतिक दल हो या संगठन हो, अथवा व्यक्तियों के बीच में जो लड़ाई होती है, द बॉयज़ वर फाइटिंग जैसे हो गया ना। तो यहाँ पर जो व्यक्तियों के बीच में या दलों के बीच में जो लड़ाई होती है, लेकिन उसमें आर्मीज़ नहीं होना चाहिए, फौजें नहीं होती उसमें। वो मतलब आंतरिक तौर पर एक मतलब एक कंट्रोवर्सी चलता रहता है, उसको हम फाइट करते हैं। वॉर का मतलब युद्ध बिटवीन नेशंस विद द एड ऑफ द लार्ज आर्मीज। इसमें बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ में राष्ट्रों के बीच में, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर, ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये राष्ट्रों के बीच में, देशों के बीच में जो लड़ाई होती है वो वॉर होता है। तो ये बैटल, बड़े बड़े युद्ध जो ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज़ को लेकर के होता है, इसमें कोई आर्मीज़ नहीं होती। और थर्ड नंबर में आर्मीज़ होती हैं लेकिन राष्ट्रों के बीच में होती हैं। पहले राज्यों के बीच में होती थी बैटल जैसे ही। तो अगला चलते हैं, थर्ड नंबर है, जैसे क्राइम है, वॉइस है और सीन है।
क्राइम अपराध, वॉइस माने बुराई, सिन माने पाप। इनमें क्या अंतर है? ऑफेंस अगेंस्ट लॉ और स्टेट, अगर हम कानून या राज्य के नियमों के खिलाफ जाकर कोई काम करते हैं तो वो क्राइम कहलाता है। जैसे थेफ्ट इज ए क्राइम, चोरी एक अपराध है। वाइस, ऑफेंस अगेंस्ट मोरल लॉ, जो नैतिक कानून के विरुद्ध हम जाते हैं, सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध जाते हैं तो बुराई होती है। जैसे ड्रिंकिंग इज ए लॉ, वाइस। जैसे मान लीजिए कोई हमारे अंदर व्यसन है, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, ये मोरल लॉ। मोरल लॉ का मतलब हमारे अंदर नैतिकता का जो नियम है उसके अगेंस्ट जा कर के काम करते हैं, तो ये वाइस हो गई। इसके बाद सिन माने पाप, ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन, धर्म के विरुद्ध अगर कोई अपराध करते हैं तो वो पाप होता है। जैसे टेलिंग लाई इज सिन, मतलब झूठ बोलना एक पाप है। तो क्राइम अपराध, वॉइस माने अपराध, सिन माने भी अपराध, ये एक तरह के सभी अपराध हैं। लेकिन अगेंस्ट मोरल लॉ तो वॉइस, अगेंस्ट लॉ और स्टेट मतलब कानून जो हमारा संविधान होता है उसके विरुद्ध अगर जाते हैं तो क्राइम है। और अगर हम रिलीजन धर्म के विरुद्ध जाते हैं तो वो सिन। वैसे ये नोट्स तैयार करने लायक हैं, बहुत ही मुश्किल से एक कलेक्शन होता है। आप जानते हो कि ये चीज़ें हर एक जगह सब नहीं मिलती, बहुत ही इनमें रिसर्च करना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जा कर के आप लोगों को ये दिया जाता है। तो ये इतना मतलब आसान नहीं है, इतना सस्ता नहीं है, बहुत मुश्किल से प्रिपेयर होता है। डिफिशिएंट और डिफेक्टिव, इसके माने भी कमी होती और इसके माने भी कमी होती है। ये लैकिंग इन यानी किसी चीज़ की कमी है और किसी चीज़ का दोष है। देखिए, इसका मतलब होना चाहिए जो नहीं है, और इसका मतलब नहीं होना चाहिए जो है। काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है। जैसे ही इज़ डिफिशेंट इन मैनर्स, उसके मैनर्स नहीं है, अर्थात उसमें मैनर्स की कमी है। तो मैनर्स होना चाहिए, इसलिए लैकिंग इन लिखा है। और डिफेक्टिव, हिज लैंग्वेज इज़ वेरी डिफेक्टिव, उसकी भाषा बड़ी दोषपूर्ण है, अर्थात फाल्टी है, अर्थात ये नहीं होना चाहिए। तो डिफेक्टिव दोषपूर्ण और डिफिशिएंट माने कमी। तो अब कमी और दोष जैसे हम वैसे देखते हैं जैसे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, नहीं। कमी का मतलब कोई चीज़ नहीं है उसके अंदर जो होनी चाहिए, और डिफेक्टिव का मतलब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जो है उसके अंदर। दोनों में अंतर है, गौर करिएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स अक्सर खाली रहता है मेरा। इट्स वेरी जोकिंग। नेक्स्ट है, ये देखिए ड्रॉन लिखा हुआ है, ये डूबना, सिंक माने डूबना, ठीक है। यूज्ड फॉर लिविंग ऑब्जेक्ट्स ओनली, ड्रोन का प्रयोग जो है लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए हमेशा यूज किया जाता है। और सिंक का यूज़ जो होता है बोथ लिविंग एंड लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, ये सजीवों के लिए भी और निर्जीवों के लिए, दोनों। कभी कभी देखा होगा सजीवों के लिए भी सिंक का यूज़ किया जाता है, उसका यही रीज़न है। कई बुक्स में पढ़ा है हमने भी, आप भी देखोगे, उसका ये रीज़न है कि ये लिविंग एंड लाइफलेस, नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ये इसके लिए बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये जो है सिर्फ लिविंग बॉडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे द बॉडी वॉज ड्रॉन इन द रिवर, शरीर पानी में डूब गया, तो ये शरीर डेड बॉडीज़ के लिए नहीं, कोई भी तैर रहा है और उसका शरीर डूब गया, ऐसा भी है। जैसे द बॉय ड्रॉन्ड इन द रिवर, लड़का नदी में डूब गया। तो ऐसे करके यहाँ पर ड्रोन का प्रयोग लिविंग बॉडीज़ के लिए होता है। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है। जैसे द शिप शैंक इनटू द ओशन, यानी जहाज समुद्र में डूब गया। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देने लायक है। तो ये देखिए, अब नेक्स्ट है लिबर्टी, आज़ादी होती, फ्रीडम माने भी आज़ादी होती। यहाँ बहुत ही बारीक सा अंतर है। एब्सेंस ऑफ एनी चेक और रिस्ट्रेंट, मतलब जैसे किसी रुकावट या नियंत्रण की अनुपस्थिति होती है। और ये क्या है? एब्सेंस ऑफ डिपेंडेंस, ये मतलब किसी की अधीनता या पराधीनता की अनुपस्थिति होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे बच्चे स्कूल में है तो वो पराधीन नहीं है, बल्कि वो नियंत्रण में है, ठीक। उन्हें जहाँ बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं होती है। यहाँ पे समझने की बात है, ये देखिए चमत्कार ही है कि यहाँ पे मैं टिक करता हूँ अपने स्टाइलर का तो वो यहाँ तक लाइन खिंच जाती है। इसमें भी कुछ राज होगा, पता नहीं क्या चक्कर है। खैर कोई बात नहीं, आपको कोई बाधा नहीं होगी। तो जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा लिबर्टी नहीं दी जाती, अर्थात उनमें नियंत्रण होता है। इसी का मतलब होता है ये रिस्ट्रेंट जो लिखा हुआ है, ठीक है। ये
एक मिनट, अब चल नहीं रहा है, यस अब चल रहा है। तो लिबर्टी। और एब्सेंस ऑफ एनी चेक, चेक का मतलब कोई उनको रोक टोक ना हो और नियंत्रण ना हो, तो फिर लिबर्टी है, ठीक। और फ्रीडम का मतलब एब्सेंस ऑफ डिपेंडेंस, डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भरता, पराधीनता, अधीनता, ठीक। अगर सबॉर्डिनेशन होती है, जैसे मान लीजिए कि इंग्लैंड ने इंडिया पर मतलब एक कैप्चर कर लिया था, जैसे जर्मनी ने फ्रांस पे कैप्चर किया था, अल्सास एंड लॉरेन जैसे सिटीज़ को कैप्चर किया था, तो वो अधीन बना लिया था उसको, तो वो फ्रीडम उनको नहीं थी। यहाँ पर यही अंतर है कि अगर नियंत्रण नहीं है, उनको खुली छूट दी गई है, तो वो मतलब लिबर्टी है। और पूरी तरह अधीन गुलाम बना दिया गया हो, तो वो फिर फ्रीडम उनकी छीन ली गई है। जैसे लिखा, यू आर एट लिबर्टी टू डू एनीथिंग यू लाइक, जो तुम चाहो वो करने के लिए पूरी तरह आज़ादी में हो, तो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। और ये है, इंडिया हैज़ नाउ अचीव्ड पॉलिटिकल फ्रीडम, भारत ने अब राजनीतिक स्वतंत्रता को हासिल कर लिया है। तो यहाँ पर ये मज़ेदार पॉइंट था ये। इसके बाद है देखो, शेड और शैडो, हमेशा इसमें कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अ प्लेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सन, सूरज के माध्यम से जो मतलब सूरज की शरण वाला स्थान होता है, शेल्टर्ड माने शरण में आश्रय जैसे होता है, तो सूरज की धूप जिसमें पड़ती है, ठीक है, और उसमें प्लेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सन, यहाँ कंफ्यूज मत होना, उसको शेड कहते हैं, ठीक। शैडो कहीं पर भी बन सकती है, घर के अंदर भी बन सकती है, हल्की फुल्की चीज़ों के। यहाँ पर क्या है, अ डार्क फिगर प्रोजेक्टेड बाय ए बॉडी और ऑब्जेक्ट, किसी शरीर या किसी वस्तु के द्वारा प्रोजेक्ट की गई काली आकृति को यहाँ शैडो कहा जाता है। वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, पेन की परछाई होती है ना, बोतल की परछाई होती है, चारपाई की परछाई हो सकती है, किसी भी चीज़ की परछाई हो सकती है, हमारे बॉडी की परछाई हो सकती है। तो ये शैडो माने परछाई और शेड माने छाया। जैसे काउज आर रेस्टिंग इन द शेड ऑफ दिस ट्री, गाय इस पेड़ की छाया में आराम कर रही है, तो वो मतलब छाया कही जाएगी। A dark figure projected by a body or object. This shadow dance was very nice. ये परछाई का डांस बड़ा अच्छा था। तो देखो यहाँ परछाई है, ठीक है, तो और ये छाया है, दोनों में अंतर है। अ डार्क फिगर प्रोजेक्टेड बाय ए बॉडी है, अ प्लेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सन है। ये नोट्स बिल्कुल तैयार करने लायक हैं, निसंदेह आप इन्हें लिख सकते हो। वैकेंट माने खाली, इम्पटी माने खाली, नॉट फिल्ड और ऑक्यूपाइड, मतलब कोई चीज़ ऐसी जो भरी नहीं है, कोई जगह ऐसी जो भरी नहीं है। ऑक्यूपाइड मतलब जहाँ पर कोई खाली है, कोई किसी ने अपनी जगह घेर नहीं रखी है, आया नहीं। द हाउस इज़ वैकेंट, मकान खाली है, ठीक, इसको खाली कहेंगे। नॉट कंटेनिंग एनीथिंग, जो वो चीज़ जिसमें कोई चीज़ भरी नहीं है, वो इम्पटी है। द पिक्चर इज इम्पटी, जैसे कोई पोस्ट खाली है उसके लिए वैकेंट कहा जाएगा। बॉटल खाली है, ग्लास खाली है, पिक्चर घड़ा खाली है, ठीक है, कोई डिब्बा खाली है, तो उसको इम्पटी कहा जाएगा। कोई चीज़ उसमें कंटेन नहीं कर रही है, रखी नहीं गई है, और कोई चीज़ इसमें भरी नहीं गई है। भरे का मतलब जैसे कोई पद खाली है, कोई कमरा खाली है, कोई जगह खाली है, उसके लिए वैकेंट का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ भी सोचो, अनडाउटली these words are very interesting, I think. नेक्स्ट है कन्फर और बेस्टो। कन्फर माने प्रदान करना, बेस्टो माने प्रदान करना। लिखा हुआ टू गिव देना, टू गिव देना। ये क्या है, टू गिव एज एन एक्ट ऑफ अथॉरिटी, आधिकारिक तौर पर देने का काम होता है, उसको कन्फर कहते हैं। टू गिव एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और परोपकार या उपकार या दान के रूप में किसी चीज़ को देने के काम को बेस्टो कहते हैं। एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्स टाइटल्स ऑन ग्रेट मैन, भारत के राष्ट्रपति महान लोगों को कोई न कोई विशेषता जरूर प्रदान करते हैं, कोई उपाधि जिसको कहते हैं। ये टाइटल शीर्षक भी होता है, विशेषता भी होती है और उपाधि भी होती है। यहाँ पर क्या, बेस्ट टू गिव एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मैनी प्रेजेंट्स बेस्टोड ऑन द फूड विक्टिम्स, मतलब बहुत सारे उपहार जो बाढ़ पीड़ित लोग थे उनको प्रदान किए गए थे। अब मैं एक और अच्छे से समझा देता हूँ इसको। कन्फर का मतलब जैसे कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, किसी भी कैंडिडेट को कोई डिग्री प्रदान करती है, चूँकि आधिकारिक तौर पर होता है, उसको कन्फर कहते हैं, ठीक। बेस्टो का मतलब जो थोड़ा डिवाइन इफेक्ट होता है, उपकार के रूप में दी जाती है। जैसे गॉड हैज़ बेस्टोड ऑन अस मैनी नेचुरल क्वालिटीज़, ईश्वर ने हमारे अंदर बहुत सारे प्राकृतिक गुणों को भर दिया है या दिया है, तो ये बेस्टो होता है।
चैरिटी एज अ डिवाइन सेंस में इसको यूज़ किया जाता है, और ये आधिकारिक तौर पर यूज़ किया जाता है, ऑफिशियल होता है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी संस्था की तरफ से अथवा किसी कॉलेज की तरफ से। ये चीज़ आपको कन्फर कहते हैं। होती दोनों की मीनिंग एक ही है, टू गिव और टू गिव, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए काफ़ी है, एज एन एक्ट ऑफ अथॉरिटी, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। मेरे हिसाब से इस क्लास में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़रूर आ रहा होगा। केयरलेस एंड केयर फ्री, 1 मिनट कोई छूट तो नहीं गया? जी हाँ, हो गया। तो चलते हैं, मुझे डाउट था कि कोई स्किप तो नहीं हो रहा। केयरलेस केयर फ्री, बहुत ही मज़ेदार। लास्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, मैंने पूछा भी था इस साल प्री बोर्ड में। लैक ऑफ अटेंशन और लैक ऑफ टेंशन, गज़ब, बहुत बढ़िया बात। बहुत देखिए ऐसे एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें कुछ एक्सपीरियंस अपने अनुभव से भी दिए जाते हैं। हर एक चीज़ एक जगह नहीं मिल पाती है, इसलिए उनको स्टडी करने के बाद ही सॉलिड रूल्स में डाले जाते हैं। लैक ऑफ अटेंशन, जहाँ ध्यान की कमी होती है, ठीक, और जहाँ चिंता यानी टेंशन नहीं होती है वहाँ कमी होती है। तो लैक ऑफ अटेंशन और लैक ऑफ टेंशन, यानी ये लापरवाह और ये बेपरवाह, है ना। ये लापरवाह, ये चिंता मुक्त। ही वॉज केयरलेस इन डूइंग हिज वर्क, अपने काम करने में वो लापरवाह था, यानी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लापरवाही से काम कर रहा था। ही इज़ केयर फ्री फ्रॉम हिज लाइफ, उसको अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है, अर्थात अपने जीवन से पूरी तरह चिंता मुक्त है। मुक्त ना कहिएगा, मुक्त केवल फ्री होता है, केयर फ्री का मतलब चिंता मुक्त होता है। आगे का जो फ्यूचर है उसका, उसके लिए उसको कोई बिल्कुल मस्त घूमता है, उसकी कोई आगे की परवाह नहीं है उसे। तो परवाह का मतलब यहाँ पर चिंता नहीं है, ठीक है। और ये लापरवाह है, जैसे व्हेन टीचर वाज स्पीकिंग ही वॉज वेरी केयरलेस, अर्थात वो ध्यान ही नहीं दे रहा था टीचर की बात पर, ठीक है। तो यहाँ केयरलेस और केयर फ्री ज़बरदस्त पॉइंट है, और नोट्स बिल्कुल बना सकते हैं, और आपको आगे के लिए या हमेशा कभी भी कंफ्यूजन हो तो ज़रूर काम आएंगे। तो नाउ, हाँ, क्लास इज़ ओवर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। तो देखिए एक बार फिर लास्ट में आपको बता देता हूँ कि क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। उसमें कोई मेहनत नहीं है, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है, और मुझे लगता है आपको अंगूठा उठाने में और फिर लाइक वाली बटन तक ले जाने में कोई परेशानी नहीं है। सो कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी अगली कक्षा में, और फिर बस धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास मेरी, जैसे पहले थी। बस लाइव क्लास आएगी और जल्दी ही आएगी, ठीक है। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, और बढ़िया अपनी तैयारी करिए। सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।